हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ग्लोरी स्टडी पॉइंट क्लासेज में। मैं शिवम शर्मा। दोस्तों, आज हम क्लास 10th साइंस का जो प्रैक्टिस सेट पेपर है, यानी ये हमारी टेस्ट सीरीज़ का थर्ड टेस्ट पेपर है जो आपको हम बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करा रहे हैं, यानी प्रैक्टिस करा रहे हैं। उसका ये आपका थर्ड पेपर है। इससे पहले हम मैथ का और साइंस का एक सेट ले चुके हैं। अगर उस वीडियो का लिंक अगर आपको चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप उसमें जाके देख सकते हैं। अगर जिन बच्चों ने देख लिया है वो भी अगर दोबारा से उन क्वेश्चनों को नोट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। और ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन के लिए क्वेश्चन अपलोड किए जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस। जैसा कि आपके बोर्ड एग्जाम में रिड्यूसिंग किया गया 30% सिलेबस जो रिड्यूस है उसके अकॉर्डिंग ही आपका पेपर तैयार किया जा रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको इसी तरीके की लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। और ये क्वेश्चन आप अपनी एक पर्सनल नोटबुक, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, मैथ के लिए अलग और साइंस के लिए भी अलग बना लीजिए और इन क्वेश्चनों के सॉल्यूशन भी आप कीजिए करिए। और अब अगर आपने नोट कर रखे हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन अगर आप पे हैं तो इन क्वेश्चनों को अच्छे से क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए और इनको प्रैक्टिस आप स्टार्ट कर दीजिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, लिखा है क्लास जीएसपी क्लासेस शिवम शर्मा क्लास 10th साइंस प्रैक्टिस सेट पेपर बोर्ड एग्जाम 2021, यानी बोर्ड एग्जाम 2021 में जो एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं बोर्ड के मई मंथ में, उसकी आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कराई जा रही है। तो दोस्तों, जो सबसे पहला फर्स्ट सेट जो मैंने लिया, यानी पहले जो पेपर आपको बताया था, इसमें जो हमारा जो टॉपिक रहेंगे, चैप्टर जो है आपके केमिस्ट्री का जो सब्जेक्ट, केमिस्ट्री सब्जेक्ट के जो टॉपिक हैं आपके, वो आपका होगा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाला चैप्टर है। और आपका मेटल एंड नॉन मेटल आपका जो चैप्टर रहेगा। ठीक है, सबसे पहले आप देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों ही बच्चे इसको देखेंगे, उत्तराखंड बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड वाले दोनों ही देखें। उत्तराखंड बोर्ड वाले खासकर इस वीडियो को जरूर देखें क्योंकि ये उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे लिख रखा है डिफाइन, यानी हमें डिफाइन करना है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मैंने इन चार रिएक्शनों को एक ही साथ एक क्वेश्चन के अंदर ही क्या कर दिया है, इंक्लूड कर दिया है। तो आप इन क्वेश्चंस को यानी रिएक्शंस को आप क्या कर सकते हैं, इजीली अपना याद कर लीजिए। उनकी जो आपकी क्या कहते हैं उसके बाद इक्वेशन बनती हैं, जो एग्जाम्पल में आप इनकी रिएक्शन लिखते हैं, उनको भी आप अच्छे से क्या कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे। हिंदी मीडियम वाले देखेंगे, उनके लिए हिंदी में अगर पढ़ेंगे तो हिंदी में उनके लिए क्या आएगा, पहला आप देखेंगे संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, वियोजन अभिक्रिया आपकी क्या है, द्विविस्थापन या आपका दूसरे उसमें लिखा जाता है उभय प्रतिविस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, या उदासीनीकरण अभिक्रिया आपकी क्या होती है, इसके बारे में आपको बताना है। नीचे वाला क्वेश्चन आपको जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है आपको दिख रहा होगा, क्या लिखा है, तो आप इसको ऊपर फर्स्ट वाले क्वेश्चन को क्या करेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और अच्छे से इसको याद कर लेंगे। ठीक है, ये चार रिएक्शंस ही हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होती हैं और बार बार पूछी जाती हैं और यही रिएक्शन आपकी क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला आपका टॉपिक आ गया है रिडॉक्स रिएक्शन, यानी व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन, यानी रिडॉक्स अभिक्रिया या रिडॉक्स रिएक्शन आपकी क्या है, इसको आप अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, आइए अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन की आप तरफ देखेंगे, ये जो रिडॉक्स रिएक्शन वाला आता है आपका 1 या 2 नंबर में पूछा जाता है। अगर आप इसमें ऑक्सीडेशन और आपका कहते हैं रिडक्शन, यानी आप जिसको क्या कहेंगे उपचयन और अपचयन की अभिक्रिया कहेंगे, वो भी अगर आपके साथ में आती है इसके, तो ये आपका ये 2 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। अदरवाइज अगर आपका ये खाली रिडॉक्स रिएक्शन पूछेगा, रिडॉक्स रिएक्शन, तो ये आपका 1 या 2 नंबर में ही आएगा, इससे ऊपर ये क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे थर्ड क्वेश्चन, उसमें लिखा है डिफाइन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। आपने क्या करना है, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया को क्या करना है, परिभाषित, यानी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन दोनों को क्या करना है आपने डिफाइन, यानी उनकी डेफिनेशन आपने लिखनी है विद किसके साथ, रिएक्शन के साथ। आप इसकी रिएक्शन भी जरूर देंगे, उससे क्या होगा, आपको नंबर भी काफ़ी अच्छे मिलेंगे और आपकी कॉपी भी काफ़ी अच्छे तरीके लगती है, यानी अच्छी लगेगी काफ़ी लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद आप आ जाएंगे फोर्थ क्वेश्चन को देखेंगे आप। फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट हैपन व्हेन हाइड्रोजन गैस इज एडेड टू कॉपर ऑक्साइड, यानी क्या होता है जब हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस को कॉपर ऑक्साइड में मिला देंगे, उससे हमारा क्या होगा, आपको रिएक्शन लिख के बताना है यहाँ पे, क्या होता है जब हाइड्रोजन गैस को कॉपर ऑक्साइड में मिलाया जाता है। यानी कॉपर ऑक्साइड के अंदर अगर हम क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे आप जैसे लिखा हुआ है कि अगर क्या होता है जब हाइड्रोजन गैस को कॉपर ऑक्साइड के उसमें मिलाया जाता है। ठीक है, तो क्या होगा, आपको उसकी रिएक्शन लिख के बतानी है। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे लिखा हुआ है
वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर, यानी मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाने से पहले हम क्या करते हैं, साफ़ क्यों करते हैं, इसका आपको कारण देना है कि ऐसा क्यों होता है कि जब मैग्नीशियम रिबन को हम एयर में बर्न करते हैं तो उससे पहले हम उसको क्या कर लेते हैं, साफ़ कर लेते हैं। ये आपका बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप अच्छे से याद कीजिएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट आगे हैं, यहाँ देखेंगे आपकी रिएक्शंस आ चुकी हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं आपकी ये, आप इनको ध्यान से देखें। देखेंगे यहाँ पे लिखा है राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। आपने क्या करना है, इन इक्वेशन को पहले केमिकल रिएक्शन की फॉर्म में यानी इनके फॉर्म में लिखना है और इनको क्या करना है, बैलेंस करना है इक्वेशन। राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, जो हमें केमिकल रिएक्शन दे रखी है इनको आपने क्या करना है, बैलेंस करके लिखना है, इक्वेशन की फॉर्म में आप बनाएंगे। तो पहले लिखा है बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट, फिर बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड, यानी आपको क्या करना है, बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखना है, फिर प्लस एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला लिखना है जो आपका बनेगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसको जब रिएक्शन इन दोनों के आपस में कराएंगे तो आपके आगे जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो आपका बेरियम सल्फेट होगा और प्लस उसके साथ आपका क्या आएगा, एल्युमिनियम क्लोराइड आएगा। ऐसे ही नेक्स्ट वाले में आप देखेंगे हाइड्रोजन गैस को जब आप क्या करेंगे, नाइट्रोजन के साथ करके बर्न करेंगे यानी जलाएंगे तो आपका क्या बनना चाहिए, अमोनिया बनना चाहिए। इसकी रिएक्शन भी आप क्या करेंगे, देंगे, यानी हाइड्रोजन गैस को जब नाइट्रोजन के साथ गर्म किया जाता है तो अमोनिया बनता है, तो उसकी रिएक्शन आपको क्या करना है, लिखनी है, ठीक है। नीचे से देखेंगे अब थर्ड वाली, पोटेशियम मेटल रिएक्ट विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, यानी पोटेशियम धातु को यानी पोटेशियम मेटल को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें क्या देता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड देता है और हाइड्रोजन गैस देता है, यानी जो प्रोडक्ट आगे बन के आता है वो क्या काय का होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का होता है और क्या होती है उसमें हाइड्रोजन गैस होती है। यानी आप क्या लिखेंगे, अगर आप पोटेशियम धातु को पानी के साथ यानी जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो वो किस में टूट जाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में टूट जाता है और हाइड्रोजन गैस को क्या करता है, रिलीज कर देगा। फोर्थ वाला देखेंगे आप, यहाँ लिखा हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन यानी इन वाटर सॉल्यूशन है तो वाटर की फॉर्म में आएगा, रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन इन वाटर, वाटर के साथ है ये में भी पानी की मात्रा है, टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड वाटर, यानी कह रहा है कि अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन की किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन कराते हैं यानी अभिक्रिया कराएंगे तो क्या हुआ, सोडियम क्लोराइड का क्या बना देगा, विलयन बना देगा, या और क्या देगा, साथ में पानी भी अलग हो जाएगा, यानी वाटर मॉलिक्यूल्स भी हमारे अलग टूट के हो जाएंगे। अगला आप यहाँ क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है आपके, बैलेंस इक्वेशन, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, यानी जो हमें केमिकल इक्वेशन दे रखी है हमें इनको क्या करना है, बैलेंस करना है। पहली आपको दे रखी है HNO3 प्लस COH का होल ट्वाइस, आगे गिव्स में आपको दे रखा है Ca ब्रैकेट में NO3 का होल ट्वाइस H2O, ठीक है। इस तरीके से आप इनको बैलेंस कर लेंगे, सारी इक्वेशन आपके सामने है, अच्छे से आप नोट कर लीजिए, मैंने लाइन लगा दी है इस पर, ठीक है। आप इनको पढ़ के अच्छे से कॉपी में नोट करके आप इसको ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। अगला आ गया है वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑफ आयरन आर्टिकल्स, यानी आयरन आर्टिकल्स यानी जो लोहे से बनी वस्तुएं होती हैं हम उन पे पेंट क्यों करते हैं, इस चीज़ का आपको रीज़न दे के बताना है, ठीक है। सिंपल सा आंसर है इसका कि वो उनमें क्या है, वो क्षंक्षारित ना हो, यानी उनमें क्षरण की वो या जंग ना लगे आप कह सकते हैं, या क्षरण की वो ना हो, कंडीशन पैदा ना हो या स्थिति ना आए, यानी वो क्षंक्षारित ना हो, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, पेंट करके रखते हैं, यानी कोरोजन की कंडीशन उस पर ना आए, ठीक है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ गेन, ये दोबारा से बता देता हूँ मैं, लाइन पहले खींच दी मैंने, बोल बाद में रहा हूँ, ठीक है। यहाँ देखेंगे आप, एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विद टू एग्जाम्पल ऑफ रिच इच ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, यानी कह रहा है कि हमें क्या करना है जिसमें हमारे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स क्या हो, यानी ऑक्सीजन क्या हो, गेन भी हो और लॉस भी हो, ऐसे हमें दो एग्जाम्पल देने हैं, किसके, ऑक्सीडेशन के और रिडक्शन के। यानी क्या कहोगे आप कि आपने ऐसी अभिक्रिया बतानी है, यानी ऐसी अभिक्रिया बतानी है जिसमें क्या हो, ऑक्सीजन का स्थानांतरण हो, यानी ऑक्सीजन क्या हो उसमें आउट हो जाए, यानी गेन भी हो और लॉस भी हो, यानी ऑक्सीजन मिले भी और लॉस भी, यानी निकल भी जाए, यानी आउट हो जाए, बाहर चली जाए, ठीक है, उस जगह से क्या रिमूव हो जाए, हटा दिया जाए ऑक्सीजन को। तो आप पहले कहेंगे, पहले इसको पूछा ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीडेशन का एग्जांपल देना है जिसे आप उपचयन बोलेंगे, रिडक्शन का एग्जांपल देना है जिसको आप अपचयन बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है वाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड ऑन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कह रहा है श्वसन, यानी जो रेस्पिरेशन की जो क्रिया होती है, रेस्पिरेशन जो हमारा होता है, हम कैसे कहेंगे कि वो हमारी क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। इसको आप पूरा एक्सप्लेन करके बताएंगे कि रेस्पिरेशन की जो कंडीशन होती है वो हमारी क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन
ही होती है, इसको आप कैसे प्रूव करके दिखाएंगे। ठीक है, यानी लिखा है देखो, श्वसन को हम ऊष्माक्षेपीय विक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए, यानी इसको आपने बताना है। आगे आप देखेंगे, आगे है आपका अगला क्वेश्चन, यहाँ पे लिखा है ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन वाई, यानी कह रहा है तेल या वसा युक्त, यानी तेल, ऑयल या फैट से बने हुए जो फूड आइटम होते हैं, यानी खाने के आइटम होंगे, उनको हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन उसमें क्यों भर के, फ्लश करने का मतलब प्रभावित करना, यानी उसके अंदर डाल के उसके पैकेट वगैरह की जब पैकिंग वगैरह हम करते हैं तो उसमें हम नाइट्रोजन वगैरह क्यों डालते हैं, उसका यूज़ क्यों किया जाता है, इसका आपको कारण बताना होगा। ठीक है, अगला आपका चैप्टर आ चुका है मेटल एंड नॉन मेटल, जिसे आप हिंदी में कहेंगे धातु एंड अधातु, धातु और क्या कहेंगे, अधातु कहेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, गिव रीजन वाई कॉपर इज यूज टू मेक हॉट वाटर टैंक एंड नॉट स्टील, एक ब्रैकेट में लिखा है एन एलॉय ऑफ आयरन, यानी कह रहा है कि क्या कारण होता है कि गर्म पानी के टैंक को कॉपर से निर्मित किया जाता है लेकिन स्टील से नहीं, स्टील के से नहीं का ब्रैकेट में मैंने लिख रहा है मिश्र धातु, मिश्र धातु मतलब जिसमें धातुओं का क्या हो, मिश्रण हो, जो धातु की ना बनी हो उसमें कोई दूसरी चीज भी मिलाई हो। ठीक है, मतलब मिश्र धातु को आप लेके चलेंगे, एलॉय के अंदर हमारी क्या मिश्र धातुएं आ जाती हैं, जैसे आप स्टील को भी ले लें, कॉपर को भी ले लें, सब चीज़ें मिक्स करके ही आप जो बनाएंगे वही आपका मिश्र धातु के अंदर आ जाएगा, जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाएंगे। ठीक है, इसके अब आप देखेंगे आगे लिखा है व्हाट आर एम्पोटेरिक ऑक्साइड्स, गिव टू एग्जांपल ऑफ एम्पोटेरिक ऑक्साइड, यानी उभयधर्मी ऑक्साइड क्या हैं, जिनको एम्पोटेरिक ऑक्साइड इंग्लिश मीडियम वाले समझ गए होंगे कि एम्पोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं, उनके दो उदाहरण देके यानी एग्जांपल देके आपको बताना है। हिंदी मीडियम वाले समझ ले उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, इनके दो उदाहरण दीजिए, आपको इसको भी बताना है। ठीक है, सिंपल से तरीके से आप इनके आंसर लिखेंगे, कोई दिक्कत होगी तो आप बिल्कुल मुझे बताएंगे, पूरी आपकी हेल्प की जाएगी। ठीक है, आगे देखेंगे आप, विच मेटल डू नॉट कोरोड इजली, यानी ऐसी कौन सी मेटल होती है जो आसानी से क्या नहीं होती, कोरोड की कंडीशन में नहीं आती, यानी जिसपे आसानी से जंग नहीं लगता, यानी कौन सी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती, ये आपको बताना है। ठीक है, अगला फोर्थ वाला क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पे, वाई डू आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, यानी आयनिक यौगिकों का गलनांक क्या होता है, उच्च होता है, क्यों, यानी जो हमारे आयनिक कंपाउंड होंगे उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, ऐसा क्यों, हमें इसका भी रीजन देके आपको बताना पड़ेगा। एक एक नंबर के क्वेश्चन है, काफ़ी आपकी हेल्प करते हैं, बड़े क्वेश्चन भी इस चैप्टर से ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं। मेटल एंड नॉन मेटल में डिफरेंस पूछता है, हालांकि आपके मेटल एंड नॉन मेटल से जैसे डक्टाइल की प्रॉपर्टी, हार्डनेस वगैरह, ब्रिटलनेस वगैरह, ये जो आपकी मेलेबल वाली प्रॉपर्टी आती है, मेटलर्जी वगैरह जो आपकी इसमें हैं, वो आपकी क्या हो गई हैं, हटा दी गई हैं, आपके वो एग्जाम में नहीं आएंगी। अगला आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, देखेंगे यहाँ पे, जो वाई इज सोडियम कैप्ट इमर्ज्ड इन केरोसिन ऑयल, सोडियम को केरोसिन के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है, यानी जो केरोसिन सोडियम जो होती है उसको हम केरोसिन के ऑयल, यानी जिसे हिंदी में मिट्टी का तेल बोलते हैं, उसके तेल में डुबो के क्यों रखा जाता है, ऐसा आपको एग्जाम्पल देना है। मैं थोड़ा सा आपको हिंट भी दे देता हूँ, सोडियम जो होती है ना आपकी, जब ऑक्सीजन के संपर्क में यानी वायु के संपर्क में जब आती है तो वो क्या होता है, आग पकड़ने का उसका खतरा रहता है, इसलिए उसे हम क्या करते हैं, केरोसिन के ऑयल में डुबो के रखते हैं। ठीक है, आगे यहाँ 6 क्वेश्चन पे आ गए हैं। 6 वाले में आप देखें, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ मेटल विच, ठीक है, कह रहा है कि हमें एग्जाम्पल दे के बताना है कि 4 ऑप्शन आपको जो दिख रहे हैं इनमें मेटल कौन कौन सी ऐसी मेटल्स हैं जो ये कंडीशन अप्लाई करती हैं। पहला देखो लिखा है कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ मेटल विच, यानी कह रहा है कि ऐसी मेटल का नाम बताओ जो इज आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, जो रूम टेम्परेचर में क्या होगी, लिक्विड फॉर्म में रहेगी। पहली कंडीशन आपकी क्या है कि ऐसी मेटल का नाम आपने बताना है जो रूम टेम्परेचर पे क्या रहेगा, लिक्विड फॉर्म में रहेगा। दूसरा बोला है कैन बी इजिली कट विद अ नाइफ, यानी जिसको हम आसानी से क्या कर सकें, ऐसी मेटल का नाम बताओ जिसको हम आसानी से क्या कर सकें, चाकू से काट सकें। इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी ऐसी मेटल का नाम बताना है जो आपका क्या हो, हीट का क्या हो, गुड कंडक्टर हो। तीसरा बताना है, फोर्थ वाला आपको बताना है इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, यानी ऐसी मेटल का नाम बताना है जो क्या होगी, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होगी, यानी जिसमें ऊष्मा जो है यानी हीट जो है आपकी इजीली फ्लो ना होती हो। उसके बाद देखो हिंदी में भी वही आ गया है, देखो साफ साफ लिखा है उदाहरण दीजिए कि धातु, यानी उदाहरण देके बताना है कि
उदाहरण देके दी बताइए, मतलब एग्जांपल इसका आप बताएंगे कौन से ऐसी धातु करती है। धातु सामान्य ताप पर द्रवावस्था में रहती है, मैंने आपको समझा दिया, जिसको चाकू की सहायता से आसानी से काटा जा सकता है। दूसरा पॉइंट, ऐसी धातु का नाम आपने बताना है। तीसरा, जो ऊष्मा की अच्छी चालक होती है, यानी जिसमें हम क्या करें, ऊष्मा को जल्दी से फ्लो करवा दें, यानी एकदम से उसमें क्या हो, इलेक्ट्रॉन मूव करने लग जाएं। जो ऊष्मा की अच्छी चालक ना हो, ऐसी धातु का नाम भी आपको बताना है। ठीक है, 7th वाले में आप देखेंगे, नेम 2 मेटल्स विच आर फाउंड इन नेचर इज फ्री स्टेट, यानी ऐसी 2 धातुओं के नाम बताओ, यानी ऐसी 2 मेटल्स के नाम बताना है जो नेचर में क्या होगा, फ्री स्टेट में पाई जाती है, यानी जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में क्या होती हैं, पाई जाती हैं। देखो जो साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे, ऐसी धातुओं के नाम बताओ जो प्रकृति में क्या होगा, मुक्त अवस्था से पाई जाती हैं। ठीक है, उसके बाद आप नीचे आ गए हैं, नीचे वाले में देखेंगे, अब ये दोनों क्वेश्चन एक साथ ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे देखेंगे, अरेंज द फॉलोइंग मेटल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, सोडियम, पोटेशियम, कॉपर और Ag आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, निम्न धातु को सक्रियता श्रेणी के क्या रखना है, घटते क्रम में आपने लिखना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात कर रहा है, यानी ये घटता क्रम हुआ, इंक्रीजिंग ऑर्डर आपका क्या हुआ, बढ़ता हुआ क्रम हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे यहाँ पे ये जो आपकी इसका जो है मेटल एंड नॉन मेटल का लास्ट क्वेश्चन जो है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो है व्हाट इज एक्वारिजिया, यानी अम्लराज आपका क्या होता है, इसको आपने बताना है। ठीक है, ये था आज आपका जो प्रैक्टिस सेट 3rd जो आपका था साइंस का। साइंस के 2 चैप्टरों में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, हालांकि मैंने अपनी तरफ से पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। जो कमी पेशी है हमने आपको बताया है कि आपके बोर्ड एग्जाम से पहले आपका एक बड़ा सा टेस्ट पेपर लिया जाएगा, जिसमें हम 70 से 80 क्वेश्चनों को इंक्लूड करेंगे। 60 से 70 क्वेश्चन आप मान के चलिए, कम से कम इतने होंगे, 70 क्वेश्चन आप कम से कम मान के चलिए। उसमें आपको 1-1 नंबर के, 2-2 नंबर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हालांकि ये तो है ही है इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, पर उसमें भी अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो कसर इन क्वेश्चनों में रह जाएगी उनको भी उस सेट के अंदर क्या कर दिया जाए, इंक्लूड कर दिया जाए। तो चैनल पे मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं उतना अपने फ्रेंड लोगों को शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि आपको उत्तराखंड बोर्ड से रिलेटेड हर लेटेस्ट खबर आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।